डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश ने शहर से लेकर गांव तक में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। शहर में गली मोहल्ले और बाजारों में जल जमाव हो गया है तो बागमती और लखनदेई नदी के किनारे वाले प्रखंड कटरा और औराई के निचले कई गाँवों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं तेज बारिश से नदियों के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हुई है। बागमती में 3 फीट पानी तो लखनदेई में भी वृद्धि हुई है। कटरा प्रखंड के पतारी गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी है और लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। निचले इलाके से लोग ऊपरी इलाकों में शरण लेने लगे हैं। पतारी बकुची के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बागमती में पानी वृद्धि से कटरा स्थित पीपा पुल का अप्रोच रोड में पानी भर गया है, जिससे वाहनों का परिचालन बंद हो गया है। अब हम आपको बता दें कि बागमती नदी के क्षेत्र वाले औराई प्रखंड के बभनगामा की बेचैन कर देने वाली दृश्य है कि कैसे बभनगामा के लोग नदी पार करने के लिए बांस के चचरी पुल बनाए हुए थे और पानी बढ़ने पर खतरे के बीच उसे बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों का अथक प्रयास बेकार हो गया और चचरी पुल तेज धारा में बह गया। साथ ही औराई प्रखंड के बभनगामा में बागमती का जलस्तर बढ़ने से चचरी पुल बह गया, जिसमें अब प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह बभनगामा कट चुका है। वहीं प्रशासन के द्वारा एक नाव की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे लोगों को काम नहीं चल रहा है और लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और औराई जाने के लिए भर कमर पानी, भर छाती पानी हेल के जाना पड़ता है और एक भी नाव का व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत परेशान होके जो है निकलते हैं भर गर्दन इतना पानी हेल के। और अभी देखिए सुबह में गए थे तो बहुत इतने हेल के गए हैं, फिर अभी आए हैं तो वही हाल है और देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। अब हम लोग कैसे जाएंगे कैसे नहीं ये पता नहीं लग रहा। हम व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आया है, नाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी टूटने वाला है, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद अब टूट जाएगा। अब वो बचने का कोई संभावना नहीं है, उसका इतना तेज़ी में पानी आ रहा है। अब ये तो सरकार व्यवस्था करी यार, तो हम लोग डूबेंगे इसमें। अब क्या कर सकते हैं। क्या पानी पूरे गांव में प्रवेश कर गया है? प्रवेश कर गया है। देख रहे हैं यहाँ घर सब डूबा हुआ है, ढाब में पड़ गया है। वो सब लैंडलेस है, उस सबको ज़मीन जता नहीं है, वो कहाँ जाए बनाने के लिए। इस सब को कोई ठीक नहीं है, कब डूब जाएगा कब क्या होगा। इधर ये बांध है, बांध जो है सो इसको सूखा समय में नहीं ध्यान देते हैं सरकार आदि। ये ध्यान जो है सो बारिश में देते हैं, तो ये इतना यही नतीजा सब हो रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कत है। ये टूट जाएगी तो सारा गांव डूब जाएगा, सारा गांव डूब जाता है। कि जो 7 हाथ 6 हाथ पानी है, इसमें बोरा डाला जाता है पन्नी डाल के और इसको मरम्मत किया जाता है। हम लोग अपने गांव वाले इसको भी मिलजुल करके बना रहे हैं, बचा रहे हैं। जब तक बचेगा बचेगा, अब नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो पूरे गाँव प्रभावित हो जाएगा जी। रोड ऊंचा है, रोड भी ऊंचा है नहीं जो लोग सहारा लेगा। तो 1-2 घर में है, छोटी छोटी घर सब में, लेकिन उतना अभी नहीं। टूट जाने से सारा गांव एकदम बुर जाएगा। स्थिति तो समझा जाए कि ठीक है, नहीं तो पानी अगर बढ़ेगा तो ये असंभव हो जाएगा। भाजपा सांसद अजय निषाद ने अपने ही सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अजय निषाद ने जल जमाव और शहर की नारकीय स्थिति को लेकर बगैर नाम लिए ही अपने ही नेता पर तंज कसा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के मसले पर सांसद ने कहा कि मंत्री सुरेश शर्मा चाह ले तो क्या मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं बन सकता है, और क्या कुछ कहा सांसद ने, सुनिए। देखिए, सारा जनता जो है 3 जनप्रतिनिधि को वोट देती है, एक माननीय सांसद को, दूसरा विधायक को और माननीय यहाँ पर वार्ड पार्षद को। हर आदमी का जिम्मेवारी अलग अलग बटा हुआ है और सभी आदमी को चाहिए कि काम करना है। मेरा लोकसभा चुनाव 1 साल पहले ही मतलब 2019 में हुआ, अभी तो 1 साल ही हुआ है। और माननीय विधायक लोग का चुनाव ये अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, अक्टूबर नवंबर में।
और माननीय जो वार्ड पार्षद का चुनाव है वो 2021 में होना है, तो सभी लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे और जनता के विश्वास पे खरे आप नहीं उतरिएगा तो किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा। हर आदमी का दायित्व बना हुआ है। नगर निगम में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उनका अपना अलग सरकार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो नीतीश सरकार हो चाहे माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, पैसा देने में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। आप बोर्ड का जो संचालन है वो आपका नगर निगम का वो सही नहीं चल रहा है। पार्षद हर दिशा में अलग अलग, हर इशू पे अलग अलग उनका हो रहा है, तो उसके कारण जो है नारकीय स्थिति बनी हुई है। जनता तो लगातार टैक्स दे ही रही है। जनता तो हर समय आशा की भरी से देख रहा है कि इस बार जो है सही होगा, इस बार हम मुजफ्फरपुर सुधरेगा। स्मार्ट सिटी का भी मामला चल रहा था, वो भी मामला आगे पिछड़ा रैंक पे आ गया। तो ये सब जो है मतलब नतीजा है कि हम लोग जो दिशा में जाना चाहिए वो दिशा में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो इनके जिम्मेदार तो मंत्री को मानते हैं, क्या करें? नहीं, हम किसी को, हम बोले ना कि हर आदमी का अलग अलग दायित्व बटा हुआ है। हर आदमी को अलग काम करना है, हर आदमी का अपना अलग अधिकार है। तो हर जब आपको अधिकार स्वतंत्र दिया हुआ है तो आप काम कीजिए ना। रुकावट का कोई थोड़ी कर रहा है, ना सांसद रोकने जा रहे हैं ना माननीय मंत्री जी रोकने जा रहे हैं। काम आपको करना है, आपको दिखाना है और फिर उसी काम के आधार पर आपको वोट मांगना है। जनता के पास तो दोबारा आपको जाना ही जाना है। लोग को जागरूक ज़्यादा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको आप मानिएगा तो बीमारी। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री ने हमें जो पत्र लिखा था उसमें हुआ था कि राज्य सरकार ज़मीन उपलब्ध करा के देगी तो हवाई अड्डा बन जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ज़मीन बिहार सरकार को उपलब्ध करा के देना है। माननीय नगर विकास मंत्री उसके अंग है, अगर वो चाह लेंगे, वो प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अगर बिहार सरकार क्लियर करती है तो भारत सरकार से तो हम लड़के करा लेंगे, कोई बड़ी मामला नहीं है। साहेबगंज प्रखंड में हुसैपुर गांव में 3 बच्चों को बांधकर पिटाई करने के मामले में 3 आरोपियों को साहेबगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रदीप राय, संतोष राय, छोटेलाल राय की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इन लोगों ने साहेबगंज के 3 बच्चों को 5 जुलाई को खंभे से बांधकर पीटा था और चोरी की बात स्वीकार करने के लिए मोमबत्ती से उन्हें जगह जगह जला दिया था। इस मामले में दबंगों के डर से पीड़ित परिवार डरे हुए थे, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद परिजन बाहर आए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले में लोगों की ओर से दी गई जानकारी में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदीप राय ने स्वीकार किया है कि बच्चों को डराने के लिए उन लोगों ने बांधकर पीटा था, लेकिन जलाने की बात से साफ इनकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चोरी करते रंगे हाथों पकड़ने पर उन लोगों ने बच्चों को पीटा था और पुलिस ने उन्हें मामले को पंचायत से निर्णय लेने की सलाह दी थी। सर वो घर में चोरी करने आया था, चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसको मारते वक्त उसने वो अपने पापा को बुलाया। उसके पापा ने जब हम जा रहे थे अपना घर तो रास्ता में घेर के उसने मारा हमें। जी, लालदेव राय हमारे साथ मारते थे जी। उसको बांध दिए थे जी, वो बात ही खाली उससे पूछा जा रहा था कि सामान कहाँ रखा है। बस क्या बताया? बोला कि हम रखे हैं। जगह भी खोजवाया हुआ था तो वहाँ नहीं मिला। जलाने उलाने का जो मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती से सिर्फ उसको डरवाया जा रहा था कि वो बता दे सामान कहाँ है। पता चला कि नहीं? पता चला कि नहीं है, मतलब उसका गर्जियन आके टाइट हो गया, मारने पीटने लगा, बस सब कोई भाग गया। छोटा बच्चा को उस तरीके से बांधना चाहिए? कानूनी है कि गैर कानूनी? नहीं, गैर कानूनी है सर, लेकिन उसको डरवाया जा रहा था। पुलिस आ रही थी सर, उसीलिए बांध के रखे हुए थे। पुलिस ले नहीं गई? पुलिस ले नहीं गई। पुलिस बोली कि छोटा बच्चा हम ले नहीं जाएंगे, तुम फंस जाओगे, तो पंचायती से सलट लो इसको। सर चोरी करने के बाद लोग गांव के आदमी पकड़े और पूछा गया, सकारा सभी। सकारने के बाद प्रशासन आई। प्रशासन ने बोला कि भाई तुम लोग गांव में 5 से द्वारा इसको समझ लो, सलट लो काम को। फिर भी जब हम लोग 5 के पक्ष पे छोड़ दिए, शाम कल होगा पंचायती, लेकिन शाम को इनको पकड़ करके, प्रदीप कुमार को पकड़ के लोगों ने बहुत मारा। फिर हम लोग सोचा कि चलो छोड़ दो, पंचायती का मामला नहीं है, केस करते हैं। फिर हम लोगों ने नोटिस दिया था वहाँ थाना में, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ाया हमने। बाद में उसने केस कर दिया और हम लोगों की हालत है। छोटा बच्चा को नहीं ना मारना? छोटा बच्चा को ऐसे मारना? सर पब्लिक बंधा हुआ था, मारा किसी ने भी नहीं, कि भाग ना जाए इसलिए बंधा हुआ था, प्यार से बंधा हुआ था। बोल रहा था करंट लगा दो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मोमबत्ती जो नहीं सर, आप गांव में जाके सब आदमी से पूछ सकते हैं आप।
हम लोगों को तो विजुअल भेजा है, तो मोमबत्ती दिख रहा है ना। हम मोमबत्ती दिख रहा है, लेकिन डरवाया जा रहा था कि जला देंगे, बोलना तो जला देंगे, इतना ही करा जा रहा था। मारपीट, अगर सर जलाया जाता, मारपीट किया जाता, उसको मारा जाता, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में उसका इलाज होता। अब हॉस्पिटल से ही पता कर सकते हैं कि कहीं इसका ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। वार्ड 15 के चंदवरदाई नगर की रामकुमारी देवी के अकाउंट से अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए गायब कर दिए। पति की मृत्यु के बाद रामकुमारी देवी ने मई महीने में 8,000 रुपए की निकासी की थी। पति की पेंशन का करीब 2 लाख रुपए अकाउंट में था। शहर के विभिन्न एटीएम से रुपए की निकासी की गई है। 9 जुलाई को रामकुमारी देवी पैसा निकालने के लिए जब बैंक गई तो मालूम हुआ कि अकाउंट में मात्र 150 रुपए हैं। इतना सुनते ही बूढ़ी महिला के होश उड़ गए। बैंक कर्मियों की सहायता से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामकुमारी देवी का कहना है कि कोई मदद करने वाला नहीं है। पति के पेंशन के सहारे जीवन कट रहा था। हम गए 4 महीना पर हम बैंक गए हैं। 4 महीना के अंदर में हम कहियो पैसा ना निकलने हैं। 4 महीना पर हम बैंक गए हैं। वही भर के देनी पैसा निकाले के लेल हमरा किरानी बोला कि जे पैसा नहीं है। हम थरथरा के गिरने लगे। ये पैसा नहीं कहा तो हमको होश खत्म हो गया। हमारी पतोह ले जाके कुर्सी पर बैठाई, हम मुकासी पर के रोने लगे। तो हमरा के रोने लगे तो हमरा के 1 गिलास पानी लेके नटी सूखने लगे, ले आके दिए। वह हम एक पियाई। हम रोते रोते हमारा बेटा गया तो हमको थाना पर ले गए। इसके बाद 2 लाख रुपया था। 2 लाख में एक पैसा नहीं छोड़ा। किस चीज का पैसा आया था? पेंशन का पैसा है। अच्छा, पति को मिला। पति क्या करते थे? पति बड़ा बाबू थे, उसी का पैसा था। उनके पैसा आवत रलक है, वही हम निकाल के दवाई बीरो खात रहनी है, वही से हम जियत रहनी है। अब हम कैसे जिए रोने कहे कहना आधार पर हम जिए, कैसे हम जिए रोने कोई नहीं हमारा पूछताछ करने के लिए आया। पुलिस के पास गई तो क्या बोला वो कहा जो कैसे निकला है, किसके एटीएम दिए हैं। साथ में हमारे नाती एगो था, ओकरे लेके हम जाते हैं एटीएम लेके पैसा निकलवा के ले आते हैं। दवा बीरो उहे किनता है। एटीएम आपके पास ही था? एटीएम हमारे ही पास था। पैसा निकल गया? अब पैसा सारा पैसा हमारा निकल गया। एगो पैसा हमें ना छोड़े। हमरा के जियावे के होके तो हमरा पैसा दिलो नहीं, ना तो हम जिए ना आए हो किसी। महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से शनिवार को सदर अस्पताल में कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए 180 पीस पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर चिकित्सकों के बीच वितरण किया गया। डॉक्टर सीके दास ने कहा कि इस तरह गैर सरकारी संस्था को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजू कुमार राजू ने कहा कि हम फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता के लिए भी अभियान चलाएंगे, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस मौके पर पूर्व जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी, नीरज कुमार, प्रियभांशु, सोनू, राजू मौजूद थे। के तरफ से डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर को पीपी किट, मास्क, सर्जन कैप और भी कैप है जो दिया गया है कि इन लोगों को सुविधा हो सके और यह लोग इस बीमारी में जो लड़ रहे हैं, बीमारी का जो कर रहे हैं, या उन्हीं के लोगों को लिए ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर भगवान है, भगवान का जो काम कर रहा है, इसी के लिए हम लोग समर्पित है। महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। किट का वितरण किया गया? पीपी किट कितने? मास्क पीपी किट 180 है, मास्क है 3500, कैप है 1000 और 3000 के करीब सैनिटाइजर एकदम उपलब्ध कराया गया है कि डॉक्टर मेरा सेफ रहेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपको? मैं राजकुमार राजा, जो अध्यक्ष हैं मेरे, हम उनके बड़े भाई हैं, हम यहीं रहते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बिजली बोर्ड से रिटायर किए हैं, मुजफ्फरपुर के खुदौलत से।
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप में ऑटो रिक्शा सहित अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोरोना को तेजी से बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। ऑटो रिक्शा पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं अधिक कमाई की लालच में ऑटो चालक सवारी को ओवरलोड कर बैठा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ऑटो चालकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर किराया बढ़ा दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेरोक टोक आवाजाही कर रहे हैं। यह स्थिति शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में देखी जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि मानो कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो। इसी तरह चलता रहा तो जाने अनजाने में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर कोरोना संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा, फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत परेशानी इस बात की हो रही है, चिंता इस बात का हो रहा है कि जिस समय लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई थी हमारे देश के अंदर में, और उस समय जो देखा जा रहा था कि एक मरीज अगर गलती से भी कोरोना पॉजिटिव मिलते थे तो उनके जब उनकी हिस्ट्री पता की जाती थी तो पता चलता था कि 24 घंटे के अंदर में सैकड़ों लोग संक्रमित दिख रहे हैं। आज क्या स्थिति देखने को मिल रही है? वैसी उसी स्थिति को देख करके मुझे ये लग रहा है मुजफ्फरपुर के अंदर में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिना मास्क के लोग देखे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुजफ्फरपुर की आधी आबादी कोरोना संक्रमित न हो जाए। इस बात का मुझे डर लग रहा है। जैसा खासकर ऑटो पर देखिए, जहां 2 आदमी को बैठने का अलाउ था, आज 4-4 आदमी 5-5 आदमी उस ऑटो पर बैठे रहते हैं। कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है, कोई मास्क नहीं लगाए होते हैं। और सैनिटाइजेशन की बात जहाँ तक है तो जिलाधिकारी महोदय ने फरमान तो जारी किया था कि हर एक ऑटो मालिक को और ऑटो ड्राइवर को सैनिटाइज करना है अपनी गाड़ी को, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कोई सैनिटाइजेशन नाम का कोई चीज़ ऑटो ड्राइवर नहीं मेंटेन कर रहे हैं, न कोई बस मेंटेन कर रही है, कोई यातायात के साधन सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, न सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, न मास्क पहन रहे हैं। कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस माहौल में आप? कहीं से कोई सुरक्षित महसूस करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान भरोसे हम हिंदू होटल चला रहे हैं। ये वाली हालत हो गई है हमारे मुजफ्फरपुर शहर। भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते एवं आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सशक्त भारत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत पर जिला भाजपा द्वारा शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने आत्मनिर्भर भारत को भारत के पुनरुत्थान का पर्व बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह अभियान भारत के स्वाभिमान का परिचायक होगा और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इसकी अलख जगाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने आपदा को भी अवसर में बदलने का काम किया है, जिसके कारण भारत न सिर्फ कोरोना से लड़ा है बल्कि आगे भी बढ़ा है। जैसे क्या है कि एमएसएमई के लिए हम लोगों ने जो भारत सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिया है उसके संदर्भ में लोगों को बताना चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी एमएसएमई के लिए जो 1 जुलाई एमएसएमई और अन्य व्यवसाय के लिए 30 लाख से अधिक इकाइयों को जो क्रेडिट लाइन गारंटी देने के लिए जो लोन स्वीकृत करने के लिए योजना आई थी, उस योजना के बारे में हम एमएसएमई के लोगों को बताना चाह रहे थे। इस संदर्भ में जो भारत सरकार ने कदम उठाई है कि एमएसएमई में जो फरवरी के महीने तक जो एमएसएमई में जो लोगों का आउटस्टैंडिंग रह गया था, उसमें केंद्र सरकार ने उनको एक आर्थिक सहायता बगैर किसी गारंटी के उपलब्ध कराई है, जिसका फायदा एमएसएमई के लोग बैंक के माध्यम से लेंगे और अपने जो ये महामारी में जो उनका उद्योग व्यवसाय गिर सा गया था उसको उठाने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमको बताना था। साथ में जो किसानों गरीब किसान के लिए जो फसल योजना की गई है, राशन कार्ड के लिए जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो योजना लागू की गई है, ताकि हमारे श्रमिक कहीं भी रहें, उनको देश के किसी भी कोने में रहे उसमें उनको अनाज उपलब्ध करे। 20 राज्य इस प्रोबेबिलिटी में शामिल हो गई है। आने वाले मार्च 2021 तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड हमारे बिहार में भी सब लोगों को मिल जाएगा। इससे हमारे जब श्रमिक बंधु बाहर में भी काम करते रहेंगे तो उनका जो राशन है वो उनको वहाँ भी उपलब्ध होगा। साथ ही जो हमारी फसल के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है,
आगे आने वाले समय में हमारे किसान अपने फसल को देश के अन्य राज्य में भी अधिक से अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे। इसकी सुविधा साथ में उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया है, जो पहले की राशि योजना से 66% अधिक है। साथ में वन नेशन वन मार्केट किया गया है। उसके बाद 1500 करोड़ रुपए का पशुपालन में विकास कोष अलग से दिया गया है। फसलों का समर्थन मूल्य देने के लिए किया गया है। कोल ब्लॉक्स की जो नीलामी है उसकी प्रक्रिया आसान की गई है। ई गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया है। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि हमारे देश में बहुत से रक्षा के क्षेत्र के उत्पादन अपने देश में होने लगे हैं। साथ ही इसका विश्व के 100 देशों में हम लोगों ने निर्यात भी शुरू कर दिया है। उसके साथ ही हम लोगों ने वोकल फॉर लोकल, इसके तहत स्थानीय उत्पादों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बिहार की धरती पर एक और फल तैयार हो रहा है। लीची की प्रजाति से जुड़ा और उसी से मिलता जुलता यह फल गंडकी लोगन की प्रायोगिक खेती मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में शुरू हुई है। गंडकी लोगन के पौधे में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मंजर आता है, जबकि जुलाई के अंत में यह फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाता है। हालांकि इस फल का साइज लीची के आकार से भी छोटा होता है, लेकिन मिठास के मामले में यह लीची के समकक्ष ही होता है। यह फल मानव शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद करता है। इस प्रजाति के फल पर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में विशेष शोध कई स्तरों पर चल रहा है। फिलहाल इस फल की बृहद पैमाने पर खेती अभी चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में होता है। इसका पौधा 5 से 10 मीटर तक ऊंचा होता है। लौंगन की क्या खासियत है और इसकी कितनी संभावनाएं हैं बिहार में? देखिए, लांगन सपेंडेसी परिवार का एक महत्वपूर्ण फल है और इसके अंतर्गत लीची और रंबुटान व्यावसायिक स्तर पा चुके हैं, लेकिन लांगन किन्हीं कारणों से इसको इतने व्यावसायिक स्तर पर नहीं उगाया जा रहा था, जबकि विश्व के अनेक देश हैं, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, वहाँ पर इसकी खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है और इसकी ट्रेड भी, मार्केटिंग भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। भारतवर्ष में पिछले 15 सालों से हम लोगों ने इस पर गहन अध्ययन किया है और उसके माध्यम से हमने एक किस्म का भी विकास किया है और वो किस्म गंडकी उदय के नाम से हम लोगों ने उसको निकाला है। और इस प्रकार से हम अभी हमारे पास करीब 184-85 मटेरियल्स हैं और उस पर हम निरंतर इसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। और इस वर्ष की फलत से हमको करीब 12 ऐसे जनन द्रव्य प्राप्त हुए हैं जिनमें बेहतर गुणवत्ता है और बेहतर फलन है। अब उसको हम लोग अगर वो सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो उनको भी हम लोग किस्म के तौर पर रिलीज़ करेंगे, उनके पौधे भी बनाएंगे और किसानों को देंगे। तो ये जो लीची की खेती है जो 15 जून तक बिहार में ख़त्म हो जाती है, उसको अगर हम चाहें तो ये 15 अगस्त तक हम लोग बढ़ा सकते हैं लांगन को लगा करके। तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, विविधीकरण, कृषि का विविधीकरण, उसके लिए ये एक बेहतर विकल्प के तौर पर है। इसलिए और इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है, गुणवत्ता भी बहुत बेहतर है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको एक फसल के रूप में हमें अपनाना चाहिए और अगर किसान भाई इसमें आएंगे तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो इसके किस्म विकास, पौधा विकास, इसकी उत्पादन तकनीक विकास पर काम कर रहा है, उसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।